हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को स्टडी विथ रितेश। तो बच्चों बताओ आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर जो आज हमें करना है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसे सॉल्व करना है। आप सभी को बताना है कि इसमें से सबका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन छायावादी कवि थे। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन एक छायावादी कवि थे। चलिए बताइए फटाफट से कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी जो है वो क्या थे, छायावादी कवि थे, ठीक है। और बताओ फटाफट से कि इनकी एक प्रसिद्ध काव्य महाकाव्य कौन सी है। जयशंकर प्रसाद जी की एक महाकाव्य है, उनका नाम बताओ आप सभी। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने बताया है कामायनी देन सही है, ठीक है। कामायनी इनकी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, वो क्या है, कामायनी। और इनकी कुछ रचना है जैसे कि झरना आशु, ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो इसे ताकि आपको बाद में काम आए। फिर एक है चित्रधारा, कौन सी, चित्रधारा, ये इनकी रचना है। और वो कामायनी जो है वो महाकाव्य है, ठीक है। एक है ध्रुव स्वामिनी, ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ध्रुव स्वामिनी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध रचना, ठीक है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पद्य देवी स्तुति शतक। क्या हो जाएगी, पद्य देवी स्तुति शतक, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्या है, अज्ञे जी। तो इनका पूरा नाम बताओ फटाफट से, सभी कमेंट में इनका पूरा नाम बताओ फटाफट से अज्ञे जी का। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे तो सही है। क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। ये इनका पूरा नाम हो गया। इनकी एक रचना भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो क्या है इनका एक रचना है, शेखर एक जीवनी, ठीक है। शेखर एक जीवनी इनकी एक उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ठीक है, शेखर एक जीवनी। दूसरा है अपने अपने पराए, अपने अपने अजनबी, ठीक है, अपने अपने अजनबी। और इनका एक काव्य है वो है पुष्पकरिणी, ये भी आपको याद रखना है, पुष्पकरिणी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है, रामनरेश त्रिपाठी जी। तो इनका क्या रचना हो जाएगा, इनका रचना हो जाएगा हमारा पथिक, ठीक है, पथिक। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मिलन। तो मिलन जी को हम कैसे याद रख सकते हैं भाई, तो कैसे बोलते, अब नाम और रचना दोनों याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते। चलो राम पथिक से होकर चलो राम नरेश जी से मिल के आते हैं। तो पथिक भी आ गया, राम नरेश भी आ गया, और मिल के यानी कि मिलन भी हो गया। तो इनकी दो रचना प्लस में नाम, तो किनका हो गया, राम नरेश जी की रचना पथिक और मिलन, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ने तो बताया ही नहीं कि ये क्या कौन कौन से कवि हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो मतलब अज्ञे जी जो है वो कौन से कवि हैं, ये प्रयोगवाद के कवि हैं, ठीक है। और रामनरेश त्रिपाठी जी जो है वो है हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि, ठीक है। इस तरह हम याद रख सकते हैं। अगला है हमारा क्या है, चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक काव्यांश किस प्रसिद्ध कृति से उद्धत है। आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से जो कृति है वो कविता जो ऊपर है वो किस कृति से लिया गया है, साकेत से, रामचरितमानस से, कामायनी से, यशोधरा से, ठीक है। अब आप ही देख लो, रामचरितमानस में तो ऐसा कुछ है नहीं, रामचरितमानस तो पूरा रामायण है, वो तो होगा नहीं। अब इन चारों में से देखना है, ये आप लोग बताओ कि कौन सा हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, ठीक है। तो ये बताओ आप लोग
वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है देन आप लोगों का सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यशोधरा। ये जो कृति है वो यशोधरा बुक से ली गई है, यशोधरा कृति यानी कि यशोधरा बुक किताब से। और ये जो यशोधरा है ये किनके द्वारा रचित है, ये बताओ आप लोग फटाफट से, बताओ किनकी कृति है यशोधरा। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने बताया है मैथिली शरण गुप्त देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा, ये जो रचना है यशोधरा ये किनकी है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जैसे कि पूछा है ऊपर में उसी तरह पूछ ले कि किनकी रचना है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रमुख का विलोम शब्द। आप लोगों को बताना है कि प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा प्रमुख का विलोम शब्द, बताओ फटाफट से। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने डी नंबर दिया है देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा प्रमुख का विलोम, गौण, ठीक है, गौण। अब हम तीनों ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। तो लघु का विलोम क्या होगा, बताओ सभी। लघु का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ। लघु मतलब होता है छोटा यानी कि, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो ये हमारा विलोम हो गया। फिर न्यून, न्यून मतलब होता है कम, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और सरल मतलब आसान, और सरल का अपोजिट क्या हो जाएगा, कठिन। अब भाई कोई काम सरल है तो दूसरा कठिन हो जाएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गणेश का यह शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि ये जो शब्द है गणेश किसका पर्यायवाची नहीं है, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से गणेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फटाफट से बताओ आप सभी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा, सुरपति जो हो जाएगा वो गणेश जी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो अब देखना है भाई कि किसका सुरपति जो है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, बताओ फटाफट से। सुरपति जी का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा हमारा, इंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। फिर अमरनाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमरनाथ। फिर हो जाएगा हमारा देवपति, देवपति, और हो जाएगा क्या, देवराज, देवराज, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गणेश जी का यानी कि सुरपति जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जंगल का पर्यायवाची। देखो दो दो पर्यायवाची पूछ लिया है, तो पर्यायवाची क्या हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट। तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है बुक से, ठीक है। वैसे तो क्लास में बताया जाएगा, पर फिर भी ये सब चीज़ें जो है वो खुद से पढ़ने से भी जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा इन चारों में से कौन सा। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है देन आप लोगों का सही है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन है तो इन्हें भी हमको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आलय, आलय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से। आलय मतलब क्या होता है, घर, तो इसका पर्यायवाची घर हो जाएगा, गृह हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग रख सकते हैं, या शरण हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है नीर, नीर मतलब क्या होता है, आंसू, ये हमारा उसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द। आपको बताना है कि निम्न में से जो शुद्ध शब्द कौन सा है इन चारों में से, बताओ फटाफट से बच्चों, क्या हो जाएगा इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध शब्द है। एक देखिए आपसे शुद्ध शब्द तक पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है आपको कि अशुद्ध और अशुद्ध शब्द भी अच्छे से देखना है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा, त्रिकोण जो है वो शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध रूप मतलब शुद्ध शब्द है इन चारों में से कौन, त्रिकोण। अब हम एक एक करके इन सभी को देख लेंगे, ठीक है। अग्रिम, अग्रिम कैसे लिखा जाता है भाई, तो अग्रिम लिखा जाता है इससे, हर्षिकार लगा देंगे, ठीक है। और शासन नहीं होता है, शासन होता है, शासन यानी कि तालब विश्व आगे होता है, ठीक है, तालब विश्व। फिर परमात्मा नहीं होता, परमात्मा होता है, परमात्मा, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है। ये हमारा हो गया शुद्ध शब्द वाला, ठीक है। एक शब्द से हमने एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन सीख लिया है कि नहीं। चलिए देखते हैं हम अपना अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, न जोड़ इका नायिका। तो आपको बताना है कि ये जो नायिका शब्द है किस संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो किस संधि का उदाहरण हो जाएगा ये आप लोग बताओ फटाफट से।
फटाफट से बताओ किस संधि का उदाहरण हो जाएगा। वेरी गुड, अगर आप लोग ने ऑप्शन नंबर ए किया है देन आप लोगों का सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब कैसे होगा तो ये हम देखते हैं कैसे हो जाएगा भाई ये नायिका अयादी संधि का उदाहरण। तो कैसे होगा इसे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम ना नया अयादी संधि को ना पहचानने का कुछ ट्रिक देखते हैं, रूल देखते हैं। ठीक है, कि अयादी संधि अगर कहीं होगा, अब भाई दे दिया वर्ड, उसमें बताना है कि कौन सा संधि है, तो हम अयादी संधि कैसे यहाँ पे जैसे है तो इसे कैसे जानेंगे कि ये अयादी संधि है। अगर शब्द के बीचों बीच ये जो शब्द यहाँ पे दिया है, ये शब्द नहीं, नायिका शब्द जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अयादी संधि का उदाहरण। अब कैसे है तो ये देखना है, शब्द के बीचों बीच अगर यो या यो या वो आए, वो वाली वो, अगर वो शब्द आए तो हम क्या कहेंगे, वो अयादी संधि। और देख लो ना, खुद ही अयादी में भी बीच में यो वर्ण लगा हुआ है, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, है कि नहीं। अगर यो या वो आए, शब्द के बीचों बीच अगर यो या वो आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। और अयादी संधि ना लगभग तक क्या होता है ना कि ज़्यादातर क्या होता है, तीन वर्ण से मिलकर बनाता है। ठीक है, 3 वर्णों वाला शब्द होता है, 3 अक्षर वाला। ठीक है, तो जैसे नयन, नयन, पवन, श्रवण, नायक, गायक, है कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यन संधि। ठीक है, यन संधि और अयादी संधि में कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो यन संधि को जो पहचानने का तरीका होता है ना, क्या होता है, उस शब्द में यो, रो और वो, इसमें भी ये शब्द होगा, लेकिन इन शब्दों के पहले क्या लगा होगा, अगर ऐसा यो है, यो के साथ ना कोई आधा शब्द जुड़ा होगा। ठीक है, आधा त्यो जुड़ा हो, आधा भ जुड़ा हो, या रो के साथ आधा तो जुड़ा हो, आधा भ जुड़ा हो, आधा म जुड़ा हो, या वो के साथ कोई आधा शब्द जुड़ा हो। ठीक है, आधा शो, आधा यो, ऐसे करके कोई शब्द जुड़ा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। या फिर शब्द के बीचों बीच में त्रो की मात्रा हो, क्या हो जाएगा, त्रो की मात्रा, तो वो भी हमारा अयादी यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे अत्याचार। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, भाई हमने क्या बताया था, यो के साथ आधा कोई मात्रा, तो यो के साथ आधा तो आया, तो ये हमारा क्या हो गया, यन संधि हो गया। ठीक है, और एक देख लेते हैं त्रो वाला, क्या था, मात्रा देश। तो ये मात्रा देश जो बीच वाला जो वर्ण आ रहा है या अक्षर आ रहा है वो त्रो है, तो यानी कि ये भी हमारा यन संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं। अब हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका। ठीक है, तो दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे भाई, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा यानी कि बड़ी वाली मात्रा। तो बड़ी वाली मात्रा क्या हो जाएगी हमारी, आ हो जाएगी, दीर्घ ही हो जाएगी और दीर्घ हो। ये तीनों बड़ी वाली मात्रा अगर शब्द के बीचों बीच में आए तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा दीर्घ संधि है। ठीक है, क्या है, दीर्घ संधि है। तो अब भाई हम उदाहरण से देखेंगे क्या हो जाएगा, जैसे गिरीश, गिरीश क्या हो गया, ये हमारे बीच में बड़ी वाली मात्रा आ रही है ना, दीर्घहीकार आई, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। फिर एक है भानुदय, यहाँ आई दीर्घहु की मात्रा, ये भी हमारा हो गया। फिर देवानंद, यहाँ भी आ रही है आ की मात्रा। इस तरह हम याद रख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, यानी कि शब्द के बीचों बीच में बड़ी वाली मात्रा आ, दीर्घही और दीर्घहु, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा एक गुण संधि, तो इसे भी हम देख लेंगे, इसे क्यों छोड़े। तो गुण संधि को पहचानने का तरीका, अगर देखिए हम क्या बोले, शब्द के बीचों बीच जितना भी संधि होगा ना, उसके शब्द के बीचों बीच में ही कोई ना कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं ना कि दो शब्द को मिलकर ही संधि बनता है, तो परिवर्तन भी कहाँ होगा, शब्द के बीच में ही ना होगा, तो वही हम देखना है। ठीक है, तो अगर शब्द के बीचों बीच में ए या ओ, ठीक है, सिंगल वाली मात्रा यानी कि सिंगल वाली, ठीक है, और ये सिंगल वाली मात्रा ओ, तो ये सिंगल वाली मात्रा जहाँ पे हो शब्द के बीचों बीच में, तो हम कह पाएंगे
कि ये क्या हमारा गुण संधि है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारा गुण संधि में आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और इसका ट्रिक है, अगर शब्द के अंत में क्या हो, री की मात्रा, ये जो री लिखते हैं ना, ऋषि वाला री, उसी की मात्रा क्या होता है, ये रेफ होता है ना, ये वाली मात्रा अगर शब्द के अंत में आए तो वो भी हमारा गुण संधि होगा। तो अब कैसे, तीनों का एक एक उदाहरण देख लेते भाई, एकार का भी, ओकार का भी और री का भी। तो एकार से देख लेते क्या, सुरेंद्र, ठीक है। ये सुरेंद्र में आई, यहाँ पे बीच में एकार सिंगल वाली मात्रा, ये हमारा गुण संधि में हो जाएगा। फिर सहोदर, तो यहाँ आई बीच में ओ वाली मात्रा, ओ हो गई ना। उसी तरह हमारा एक री वाली मात्रा भी देख लेते हैं, देवर्षि, तो आई यहाँ पे ये मात्रा, ये तो वो हमारी क्या हो जाएगी, री वाली मात्रा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गुण संधि, ठीक है। इस तरह हमने अभी 4 संधि पढ़ ली यहाँ पे, है कि नहीं बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके वीडियो से हमें सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अगली बार और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुलोचना। आपको बताना है कि सुलोचना किस समास का उदाहरण है। तो बताइए फटाफट से आप लोग सभी कि ये सुलोचना जो है किस शब्द का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है। सबसे पहले अगर आप लोगों को समास अच्छे से सीखना है तो ये आपको ना पहले विग्रह करने के लिए आना चाहिए, है कि नहीं। विग्रह करेंगे तभी तो भी पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, या फिर इसका विग्रह करने पर शब्द क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सुलोचना, आपको देखना है कि सुलोचना किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो सुलोचना किस समास का उदाहरण हो जाएगा, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है देन आप लोगों का सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब कैसे होगा इसे हम देखते हैं, ठीक है। सु मतलब क्या होता है, सुंदर होता है ना, सुंदर। लोचन मतलब होता है नयन। तो हम कैसे बताएं, सुंदर है लोचन जिसके, या फिर सुंदर है नयन जिसके। अर्थात सुंदर नयन वाली किसको बोला जाता है, तो मेघनाथ की पत्नी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मेघनाथ की पत्नी को सुंदर नयनों वाली बोला जाता है, ठीक है, मेघनाथ की पत्नी। तो इस तरह हमारा, और बहुव्रीहि समास का क्या होता है कि ना दोनों पद प्रधान नहीं होता है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं था, बल्कि तीसरे अर्थों की ओर संकेत करे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास में और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम बहुव्रीहि समास का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और तो क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण, जैसे कि पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो हम किसको बोल सकते हैं, विष्णु जी को, ठीक है। तो इस तरह हम बहुव्रीहि समास देख ले, ठीक है। तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका, तो तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, इसमें कारक चिन्ह छिपा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। इस तरह हम तत्पुरुष समास देख लेंगे। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद, बहुव्रीहि समास बोलते, द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द मतलब दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि माता पिता, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा ना, माता और पिता दोनों पद प्रधान, ठीक है। उसी तरह हमारा अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में ना शब्द के आगे उपसर्ग लगा होता है, जो शब्द होगा उसके आगे उपसर्ग लगा, जैसे कि प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब प्रतिदिन, यानी कि हर रोज, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रजग है, वो क्या है, उपसर्ग है, और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। इस तरह हम याद रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि इस वाले लाइन में यहाँ बताना है कि किस कवि का, मतलब शैली जो है ना, कवि की शैली का अनुमान लगाया गया है। तो आप लोग को बताना इन चारों में से क्या होगा, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगर आप लोगों ने ए नंबर ऑप्शन किया देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा, बिहारी सतसतई शैली का पता चलता है। इसमें क्या चलता है, बिहारी सतसतई शैली का पता चलता है, ठीक है। और हम देखते हैं अब हम, ठीक है। और ना ये आपको बताना है कि इस वाली लाइन में
कौन सा अलंकार छिपा हुआ है, कौन सा अलंकार। हम ऑप्शन दे देते हैं, उपमा या फिर यमक। आपको इन दोनों में से बताना है कि इन दोनों में से कौन सा अलंकार इस लाइन में छिपा हुआ है। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने यमक अलंकार बताया है देन आप लोगों का सही है। तो कैसे होगा यमक अलंकार वो हम देखते हैं। तो यमक अलंकार का जो परिभाषा होता है ना, उसमें बताया गया है क्या कि दो शब्द, मतलब एक शब्द की पुनरावृत्ति, यानी कि एक शब्द अगर दोबारा आए, ठीक है, और उस शब्द का अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हो। कनक, जैसे यहाँ कनक कनक है तो ये कनक का ना यहाँ पे अलग अलग अर्थ है, ठीक है, तो हम बताते हैं। ठीक है, पहले जो है ना, ये कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, 100 खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या है, सोना, ठीक है, सोना, और दूसरे का अर्थ, कनक का अर्थ है धतूरा। तो बोल रहा है क्या ना कि इंसान को ना अगर सोना भी मिल जाता है तो उतना ही पागल हो जाता है, और धतूरा भी खा के उतना ही पागल हो जाता है। ठीक है, ऐसे दोनों कनक का मतलब अलग अलग हो गया है ना, सोना एक का हो गया, एक का धतूरा हो गया, तो ये क्या जगह हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है। सॉरी गैस, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कट हो गया है, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सी में हो जाएगा आपका अचला नागर, अचला नागर, ठीक है, अचला नागर, और डी में हो जाएगा आपका, डी में हो जाएगा प्रेमचंद्र। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, बताइए फटाफट से, ये जो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हो जाएंगे, विजय तेंदुलकर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, विजय तेंदुलकर। ओके, चलिए देखते हैं अब हम थोड़ा विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। तो विष्णु प्रभाकर जी की कुछ रचना है उसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है एक ढलती रात। कौन सी, ढलती रात। ठीक है, इसको छोड़िए, ढलती रात। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है। ठीक है, ये हो गया किनका, विष्णु प्रभाकर जी की रचना हो गई। ठीक है, हम देख लेते हैं अब किनके बारे में, अचला नागर जी के बारे में। ठीक है, अचला नागर, अचला नागर जी की एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, वो कौन सा है, आप सभी को पता होगी। पता है क्यों, क्योंकि इन पर मूवी बन चुकी है। तो कौन सी है, बागवानी, बागवान, यानी कि बागवान मूवी जो है ना, बागवान, ये इन्हीं की रचना है, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की। ठीक है, और दूसरी है कौन सी, एक निकाह, इस पर भी फिल्म बन चुकी है। ठीक है, इस मूवी पर, इस वाली रचना पर भी इनकी फिल्म बन चुकी है। तीसरा है हमारा आखिर क्यों, क्या है, आखिर क्यों, आखिर क्यों। ठीक है, और है बोलती मछली। कौन सी, बोलती मछली, बोल मेरी मछली, क्या है, बोल मेरी मछली। ठीक है, ये इनकी रचना हो गई, किनकी, अचला नागर की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किनका, प्रेमचंद्र जी के बारे में। ठीक है, प्रेमचंद्र जी के बारे में तो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, बट यहाँ पे भी हमको फिर से रिमाइंड कर लेना है ताकि हमें फिर से दोबारा से अच्छे से याद हो जाए। तो प्रेमचंद्र की रचना है कौन सी, पूस की रात, ये सबको पता होगी पूस की रात कहानी के बारे में। फिर दूसरा है घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। ठीक है, बड़े घर की बेटी। तीसरा है कौन सा है, तीसरा है पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। चौथा कौन सा हमारा, चौथा है निर्मला, निर्मला। ठीक है, आप लोग सुन के लिख लो, थोड़ा राइटिंग बना, मतलब सही से पता नहीं चल रहा होगा, आप लोग सुन के लिख लो अगर लिख रहे हो तो। तीसरा हमारा, पांचवा है गबन। ठीक है, इस तरह हम याद रख सकते हैं इनकी सारी रचना। तो गाइज आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, यही हमारी दुआ है।